उसकी बात सुनते हैं, उनके कंप्लेन को सुनते हैं, फिर हम जब बात रखते हैं कि वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है और कितना नेगलेक्ट कर रहा है। जैसा वो चाहता है पहले उसकी बात को सुनिए, उसके हाँ में हाँ हम मिलाते हैं। हमको क्या करना है मुझे पता है। औसत सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है। जैसे आप डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक में, ठीक है, हम जानेंगे कि आपकी लाइफ कैसी है, आपने बचपन से आज तक क्या किया है, आपको पहले से डॉक्टर बनना था, कोई इंस्पिरेशन थे आपके लाइफ में, या फिर आपको बस ये फील्ड अच्छा लगा जब आप आए? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ पैदा हुए? मैं वाराणसी में, एक भीकमपुर गांव आता है, मैं गांव से पैदा हुआ। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन था वो गांव से था, प्राइमरी स्कूल से था। 10th तक मैंने गांव में ही अपनी स्टडी की थी। 10th के बाद मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ आगे चल करके पढ़ना है, थोड़ा बाहर निकलना है। फिर 10th के बाद 11th 12th मैंने अपने जो लोकल सिटी वाराणसी है, वाराणसी में आया, वहाँ से मैंने 12th किया, BSc कंप्लीट की। एट द टाइम ऑफ 12th मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। वहाँ पे एक हिंदू सेवा सदन हॉस्पिटल है, मेरे एक रिलेटिव मेरे जिया जी लगते हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर थे। मैं अपनी मम्मी को विज़िट करने के लिए गया था, देखने के लिए गया था। तो जो रिस्पेक्ट, जो चीज़ मुझे वहाँ दिखी, मेरे मन में ऐसा आया कि मैं भी एक डॉक्टर बनूँ और डॉक्टर की तरह सेवा करूँ। तब से मेरे मन में एक बात वो थी। मैंने 12th के बाद जो पहले था कि नीट एग्ज़ाम नहीं था, पहले ऐसा था कि हर स्टेट का अलग CBSE एग्ज़ाम होता था, वहाँ का CPMT लोकल एग्ज़ाम होता था। तो मैंने वहाँ CPMT दिया, फर्स्ट में मेरा नहीं हुआ उस समय, और मैंने BSc की। BSc मेरे कंप्लीट होने के बाद मेरे मन में था कि मुझे जाना तो मेडिकल में है। मैंने फिर से कोशिश की, मुझे BMS में एडमिशन मिला। मुझे चाहिए था MBBS बट नहीं मिला, बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेडिकल में तो जाना है, नहीं MBBS मिला है तो BMS तो करूँगा। वेट इसलिए नहीं कर सकता था कि मैं गाँव से था, मेरे फादर रिक्शा ड्राइवर थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बहुत वेट कर सकूं और क्लासेस करूं, फिर से एग्ज़ाम दूं और वेट करूं। तो मैंने BMS ज्वाइन कर लिया। मेरी BMS कंप्लीट हुई। BMS कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस में आया। प्रैक्टिस में मुझे लगा कि कुछ तो कमी रह गई है। प्रैक्टिस करते करते समय मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे कुछ और फर्दर एजुकेशन करना चाहिए। मैंने अपनी 3 साल की प्रैक्टिस वाराणसी में किया। 3 साल बाद मैंने ये सोचा कि मुझे PG करनी है। तब उस समय इतना इंटरनेट का सुविधा नहीं थी कि हम फटाफट पता कर लेंगे कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, कहाँ हम जा सकते हैं, हमको चीज़ें मिल सकती हैं। तो उस समय आपको था कि आपको कोई न्यूज़पेपर्स कहीं कहीं से पता करना पड़ता था। तो हमने सब जब निकाला तो मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में आउट ऑफ स्टेट की 1% सीट है, 1 सीट है हर जगह। फिर मैं मुंबई आया। मुंबई में 3 कॉलेज थे, एक पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, एक मित्तल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और एक सायन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। मैंने तीनों में फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया। संयोग से मुझे मित्तल में MD में एडमिशन मिल गया। फिर मैं अपना वहाँ से प्रैक्टिस पैकअप किया और मुंबई आ गया, और हॉस्टल में रह करके मैंने पढ़ाई शुरू कर दी MD की। MD कंप्लीट होने के बाद मेरी इच्छा थी कि मुझे सर्जरी मिले। यहाँ भी मुझे एक बार फिर से ऐसा हुआ, निराश होना पड़ा कि मुझे मेडिसिन मिला, सर्जरी नहीं मिली। मेरा चॉइस सर्जरी का था, मैं सर्जरी के लिए एक्चुअली आया था। सर्जरी में फर्स्ट वेटिंग था तो उन्होंने नहीं किया और वो सीट भी लैप्स गई पोद्दार में। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे लक में वो नहीं लिखा था, ये लिखा था, शायद इसमें अच्छा होने वाला हो। MD करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे मुंबई में प्रैक्टिस करना है। फिर मैंने मुंबई में भाड़े पे लेकर के मलाड में प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस करते समय और मैं PG भी कंप्लीट किया। PG कंप्लीट होने के बाद मैंने खार में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और फिर एक जगह मैंने खार में निर्मल नगर में लिया, और वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करने के बाद लोन लेकर के दे दी, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग था वो 0 से था, अपने पास कुछ ऐसे था नहीं, और पढ़ के आने के बाद तो फाइनेंस ऐसा कुछ रहता नहीं। तो मैंने शुरुआत वहाँ से की, और BMS करके MD करने के बाद निर्मल नगर में प्रैक्टिस शुरू की, और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जमती गई। फिर प्रैक्टिस हुई, शादी हुई, बच्चे हुए। आज हमारे दोनों बच्चे MBBS हो चुके हैं, दोनों इंटर्नशिप कर रहे हैं। और मैंने जब मेरा सेकेंड बार ये हुआ कि मुझे क्लिनिकल कुछ और करना है, मैंने फिर से एक बार सर्जरी के लिए ट्राई किया अपनी प्रैक्टिस के 15 साल बाद। बट संयोग से फिर मुझे सर्जरी नहीं मिली और एनेस्थीसिया मिल गया। तो फिर भी मुझे था कि मुझे पढ़ना है, एक बार फिर से पढ़ना है। तो मैंने फिर से MD में एडमिशन लिया और एनेस्थीसिया कंप्लीट की, अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले, कोविड के जस्ट पहले।
मेरा एमडी का एग्ज़ाम और मेरे बच्चे का एमबीबीएस का एडमिशन दोनों साथ साथ ही था। तो फिर से मैंने एमडी की, इस तरह से मेरी जर्नी वहाँ से और आज यहाँ तक। आज आप भगवान की कृपा से, लोगों के हाथ से, अपनी जो मेहनत थी उसकी मेहनत से, डिवोशन से लगे रहने की वजह से दोनों बच्चे एमबीबीएस हैं, मुंबई में दो घर है, बनारस में घर है, सब कुछ सेटल्ड है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे कितना साल इस फील्ड में देना पड़ेगा? एक्चुअली 12th तक तो सबको प्राइमरी एजुकेशन रहता है। यदि आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो 11th 12th में आपको बायोलॉजी ग्रुप लेना रहता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी लेनी पड़ती है। और बायोलॉजी ग्रुप से 12th करने के बाद आपको पूरे ऑल इंडिया अभी एक ही टेस्ट हो गया है, पहले तो अलग अलग था बट अब भी नहीं, अभी एक ही कंबाइंड टेस्ट होता है। आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए। नीट के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ये मिलेगा। आपको एमबीबीएस मिलेगा कि बीएमएस मिलेगा कि डेंटल मिलेगा, बीएचएमएस मिलेगा, बीयूएमएस मिलेगा, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड रहता है। और कॉलेज भी चॉइस आपके मार्क्स पे ही डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है कि प्राइवेट मिलता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलती है। तो इसलिए आपको पूरी तैयारी करनी है। आराम से तैयारी करते हैं बच्चे। 12th के बाद 1-2 साल लगता है, तो आप 1-2 साल दीजिए, क्लासेस करिए और धैर्य से देके एग्ज़ाम दीजिए, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। आपको सर्जरी में जाना था, मतलब आप जा नहीं पाए, तो आपको उस समय क्या फील हुआ था, मतलब क्या सोच? एक्चुअली मुझे सर्जन बनना था बट संजोग कह लीजिए, मेरी कैपेबिलिटी कह लीजिए, हर बार फर्स्ट वेटिंग में ही रह गया। क्यों? थोड़े से मार्क्स कम पड़ जाते थे बट उसमें यह था कि हम रिपीट ट्राई कर सकते थे, लेकिन हमारे साथ था कि हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन थी घर की, या घर के बड़ा लड़का होने की वजह से सारी जिम्मेदारी मेरी थी, तो मुझे खुद अर्न करके खुद को ही पढ़ाई करनी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे घर से पैसा मिलेगा और मैं पढ़ाई कर पाऊँगा, तो मुझे खुद कमाना था और खुद पढ़ना था। तो मुझे जो मिला मैंने पहले उसको पूरा किया और आज एनोरेक्टल सर्जन एज ए काम करता हूँ। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में ऑपरेट करता हूँ। उसके काफ़ी अच्छे हमारे पेशेंट हैं, उसका काफ़ी अच्छा डाटा मेरे पास है। तो अभी हमारे प्रैक्टिस सेटल्ड है पूरी तरह से। ओके, अभी हम डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। सर, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या क्या फेस करते हैं डॉक्टर जब बन जाते हैं? तो डॉक्टर बनने के बाद एक्चुअली हम जब पढ़ते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम पढ़ के निकलेंगे तो फिर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और हम बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप जब प्रैक्टिस में आते हो तो बहुत कंपटीशन है। जैसे बाकी चीज़ों में कंपटीशन है, वैसे आपके हमारे मेडिकल उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हर तरह के चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, आप जो भी उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको बहुत लगन और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी कोशिश के बाद आप यदि लगे रहोगे तो सफलता मिलती है। तो इसलिए चाहे आप जिस ट्रेंड में गए हो, आपको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत और समय बहुत माने रखता है मेडिकल साइंस में, या तो मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद, कि आपका समय, जैसे आप डॉक्टर हो तो आप समय देके जाते हो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मिलता हूँ, तो उस टाइम में मिलना चाहिए। आप जो भी ट्रीटमेंट देते हो, पेशेंट को एग्जामिन करते हो, उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी रहता है। यदि उनको आप सेटिस्फाइड करते हो तो वो आपके परमानेंट पेशेंट होते हैं। तो आप ग्रेजुअली पहले एक पेशेंट देखते हो, 2 देखते हो, 10 देखते हो। जब वो पेशेंट टू पेशेंट माउथ पब्लिकेशन होता है तो एक डॉक्टर सेटल्ड डॉक्टर होता है। क्योंकि जीपी, एक बार आप कोई पीजी किया हुआ है, स्पेशलाइज्ड पर्सन है, तो उसको एक डॉक्टर भी रेफर करता है कि आप फला डॉक्टर के पास चले जाओ। बट एक जनरल प्रैक्टिशनर के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस खुद बिल्ड करनी पड़ती है। उसके लिए आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका टाइमिंग, आपका उनके साथ संबंध, ट्रीटमेंट सब माने रखता है। जब आप ये सब कर पाते हो तो आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हो, नो डाउट। ओके सर, मैंने सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो क्लाइंट आता है आपके पास, कोई भी कस्टमर हो, वो वो चाहता है कि आप उसको टाइम दो, बट हर डॉक्टर नहीं दे पाता है। सो वो उन्हें लगता है कि अगर जो 1 घंटा 2 घंटा चार्ज कर रहा है 1000, 2000, 3000, तो वो बहुत अच्छे से कर पाता है। और जो 100 या 200 रुपीज़ में बस 5 मिनट देखता है,
वो नहीं कर पाता है। तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ मिनट्स में एक डॉक्टर जो स्कैन कर लेता है एक इंसान को, जो भी हो, तो वो सही रहता है या फिर टाइम देने वाला सही रहता है? नहीं नहीं, सबसे बड़ा जो इसमें कारण है ना, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। पेशेंट की जो बातें हैं वो आपको सुननी पड़ेगी। कभी कभी तो कुछ ऐसी भी बातें करते हैं उनके अपने घर की, फैमिली की, बाकी चीज़ों, तो आप 2 मिनट टाइम दीजिए उनको, उनकी बात सुनिए। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं, देखिए ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है ना, ट्रीटमेंट आप मेडिसिन तो देते ही हो, बट मेंटली उनको सेटिस्फाइड होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से ट्रीट हुए, या मेरी बात डॉक्टर ने सुना। आप यदि पूरी बात सुन नहीं पा रहे हो और आप दवा लिख रहे हो या उनको मेडिसिन दे रहे हो, तो उसको ऐसा जबकि वो ज़रूरी नहीं है सुनना, उसकी ज़रूरत डॉक्टर को नहीं है बट पेशेंट को है। पेशेंट को लगता है जब मेरी पूरी बात ही नहीं सुना तो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कैसे करेगा। उसकी बात मुझे सुननी ही पड़ती है। और यदि वो सुन करके आप ट्रीटमेंट देते हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम देने की ज़रूरत है, उनको सुनना और उनके प्रश्नों का जवाब देना। यदि आप उनके प्रश्न को सुनते हो, उनका जवाब देते हो, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लिखते हो, तो वो सेटिस्फाइड होते हैं और उनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े डॉक्टर को दिखा के आ गया तो आपके पास नहीं आता, फिर से आपके पास आता है। एक जनरल प्रैक्टिस के साथ उसका जो रिलेशन बनता है ना, वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक कि डॉक्टर से पूछ लेता है ये बराबर है कि नहीं, ये ट्रीटमेंट में बराबर लूँ कि नहीं। जी सर। हाँ, तो ये आपको बनाना पड़ता है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे मेंटल बात की कि एक जो पेशेंट आता है उसके मेंटल कैसा है उसे भी देखना पड़ता है, सो हम उसमें भी आएंगे। बट आपके लाइफ में, आप इतने साल से डॉक्टर हैं, आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा पेशेंट आया है जो आपको हमेशा याद हुआ कि आज तक याद है आपको पेशेंट? ऐसे एक पेशेंट नहीं, ऐसे कई पेशेंट हैं। हाँ, जो कि कभी ऐसे तकलीफ में आए हुए हैं और यहाँ से ट्रीट होने के बाद आज भी आते हैं, और आने के बाद उनका एक ही भरोसा ये रहता है कि जब तक हम आपके यहाँ आ गए तो हम ठीक हो गए। पेशेंट का ऐसा भी रहता है कि मैं इस गेट के अंदर ज्यों ही आता हूँ तो मुझे रिलीफ लगने लगता है। वो ट्रीटमेंट पार्ट नहीं है, वो ट्रीटमेंट आपने बताया ना मैंने कि सबसे पहले ज़रूरी है पेशेंट सेटिस्फैक्शन। यदि पेशेंट से आप अच्छे से बात करते हो, पेशेंट का कंप्लेन सुनते हो, उसके बाद ट्रीटमेंट देते हो। ट्रीटमेंट तो हर आदमी वही देता है, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, जो कंप्लेन है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट देते हो। बहुत कुछ अलग कॉम्प्लिकेशन है, कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड पर्सन ही देखेगा, वो तो ठीक है, वो पार्ट एक अलग हो गया। अदरवाइज जो जनरल प्रैक्टिस करते हो आप और जो पेशेंट आता है, उसमें से 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिससे आप बात करते हो, आप उनको सेटिस्फाइड करते हो, उसके बाद ट्रीटमेंट देते हो तो पूरी तरह संतुष्ट होते हैं और ठीक होते हैं। ओके, आपने जैसे मेंटल की बात की कि एक जो पेशेंट आता है वो मेंटली कैसा है, सो आप उसे कैसे ट्रीट करते हो मेंटली? मतलब जब वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ हो तो उसे आप कैसे ट्रीट करते हो? सबसे बड़ी बात है कि शांति से पहले उसके सुनने के बाद हमको जो ट्रीटमेंट देना है हम ट्रीटमेंट देते हैं, बट वो जो कहता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो रिलैक्स होता है पेशेंट। जब पेशेंट रिलैक्स हो जाए तो हमको जो करना है, जो स्टेप लेना है, जो ट्रीटमेंट देना है, हम ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे पेशेंट अपने आप हमारे ऊपर विश्वास करने लगता है और वो ट्रीट होता है। ओके, अभी ना हम बड़ी स्केल में बात करते हैं सर कि इंडिया में कितनी सारी डिजीज़ हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इतना बड़ा हो गया है कि आज हर दूसरे घर में डायबिटीज़ पाया जा रहा है। सो डायबिटीज़ मतलब कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे इसके जो चीज़ें हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कोई पेन नहीं होता, ना कहीं पेन होएगा, बस ये अंदर ही अंदर आपको आती रहेगी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और हमारे भारत देश में आज हमको लगता है कि पूरे विश्व से सबसे ज़्यादा यदि पेशेंट हैं डायबिटीज़ के तो हमारे इंडिया में है। और हकीकत ये है कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र में आयुर्वेद ही ले लीजिए, उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों का बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। यदि हम प्रॉपर आहार लेते हैं, जिसको आप इंडियन फूड कह लीजिए, या जो हमारे घर में पहले से बनता आया है, हम जिस तरह से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, नींद जो ज़रूरी है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बोलते हैं, तो हमको सोना जल्दी चाहिए, टाइम से पूरी नींद पूरी करनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं होता है कि हम संन्यास ले लें। ब्रह्मचर्य मीन्स होता है कि हम कब क्या करना है वो टाइमिंग के साथ करें। यदि हम समय के साथ चलते हैं और समय के साथ करते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो पहले तो हमको ये डिजीज़ होंगे ही नहीं। इसीलिए आयुर्वेद का सिद्धांत है कि
स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, जो व्यक्ति स्वस्थ है ना, पहले हम उसके स्वास्थ्य की रक्षा करें। आतुरस्य से विकार प्रशमनम च, यदि वो विकार होता है, उसको कोई बीमारी होती है, तब हम उसका ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले तो हमको स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा ही करनी है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ना हमको डायबिटीज़ होगा ना ब्लड प्रेशर होगा। तो उसके लिए है कि हमको क्या खाना चाहिए। आजकल जिस तरह से बच्चों को सब लोगों ने पैसे दे रखे हैं, फास्ट फूड खाना है, ये सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का। यदि हम प्रॉपर डाइट लें तो कभी हमको डायबिटीज़ होगा ही नहीं। हमारे खाने में फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, घर के जो चावल दाल रोटी सब्जी जो भी आप खाते हो, वो सारी चीज़ें घर की बनी हुई हों और प्रॉपर, ज़्यादा तेल घी मसाले वाली चीज़ें ना हों, और फास्ट फूड और या बेकरी का आइटम या जो बाहर की चीज़ें हैं उसको बच्चों को जितना अवॉइड करेंगे तो कल के दिन डायबिटीज़ नहीं होने वाला है। आप काम करते हो, समय की बात आई तो समय के हिसाब से आप काम करते हो, तो काम के बीच में आपको कब हमको ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच लेना है, कब डिनर लेना है, और उसकी टाइमिंग कैसी होनी चाहिए वो आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। ओके, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो क्या घर में ओवरकम कर सकता है उसे? बिल्कुल कम कर सकता है। सबसे बड़ी बात है, यदि आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो, पहले तो जल्दी आप डिटेक्ट कर नहीं पाते हो जब तक कि डॉक्टर देखता नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा वज़न कम हुआ एकाएक, हमको रात को सोने के बाद पेशाब करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, वीकनेस ज़्यादा लगती है, तो आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो और पता करो कि आपको डायबिटीज़ की शुरुआत तो नहीं हो गई है। क्योंकि आजकल ऐसे नॉर्मल व्यक्ति जो अपने आप को फिट लगता है उसको भी अच्छे से डायबिटीज़ हो गया हुआ है। तो और डायबिटीज़ डिटेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप प्री डायबिटिक तो पहले ही हो जाते हो। आजकल 90% लोग तो प्री डायबिटिक हैं, मतलब एकदम कगार पे हैं कि कभी भी डायबिटिक उनको हो सकता है, क्योंकि रहन सहन खान पान उनका उसी तरह से। एक बार आप पहले डॉक्टर को मिलो और पता करो कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो यदि आप अपना डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, आपका सोने उठने और खाने पीने का समय निर्धारित करते हो तो आप 80% डायबिटीज़ को उसी समय कंट्रोल कर सकते हो। 20% के लिए मेडिसिन लेना है वो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो, एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हो, जिस लायक है ना। उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं डायबिटीज़ के, तो जिस लायक है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लोगे और फिट रहोगे और लाइफ टाइम फिट रहोगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको डायबिटीज़ हो गया तो बहुत बड़ी समस्या होगी। आप उसको यदि अच्छे से ट्रीट करते हो, डॉक्टर की सलाह लेते हो, खाने पीने और अपने समय पर ध्यान देते हो, तो आप स्वस्थ रह सकते हो। ओके, डायबिटीज़ के अलावा आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम या डिजीज़ है इंडिया में? दूसरा, आजकल सबको स्ट्रेस है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों जो भी है, हर आदमी को आज बहुत जल्दी से आगे बढ़ना है जी। उसके लिए हर आदमी स्ट्रेस ले रहा है जी। यंग बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसमें एक तो डायबिटीज़, दूसरा स्ट्रेस, दोनों की वजह से डायबिटीज़ के बाद हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल यंग बच्चों को पता चला कि अभी 30 साल का है, 35 साल का है, 25 साल का है, एक MI आया और एक्सपायर हो गया। सर, स्ट्रेस और हार्ट अटैक, अगर स्ट्रेस आप ले रहे हो तो हार्ट अटैक आ सकता है? बिल्कुल। आप जब स्ट्रेस लेते हो तो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो उसकी वजह से हार्ट पे आपको प्रेशर आता है और आपको MI होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, रिलैक्स रहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, लगे रहिए, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से करके आप बहुत कुछ कर लेने वाले हो। बहुत जल्दी करके पढ़ाई करके यदि एक हमारा कोई दोस्त या साथी है वो आज नौकरी कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करिए, आपका भी समय आएगा, आप भी मेहनत करिए, आप भी समय दीजिए, आपका समय आएगा, शायद उससे अच्छा आप कमाओगे। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि तनाव से जितना मुक्त रह सके, और तनाव से मुक्त रहने के लिए कोई टिप्स? चाहे आप जिस धर्म के हो जी। हर धर्म में, हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, भगवान से प्रार्थना करिए, उनकी पूजा करिए। उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। आयुर्वेदिक तज्ञ से मिलिए, वो आपको रहने खाने पीने प्राणायाम बताते हैं, वो करिए। आप खुद को इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकते हो और सक्सेस हो सकते हो। बट स्ट्रेस लेकर के कि मुझे आज ही ये चीज़ चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारा BAMS कंप्लीट हुआ, हमने 4 साल बाद MD किया, दूसरा 17 साल बाद हमने MD किया, तो 17 साल बहुत माने रखता। हमने तो उस समय पूरी तरह से मैं सेटल था, फिर भी मुझे करने की क्यों इच्छा हुई। और पढ़ाई तो कभी भी कर सकते हो, तो आप काम करते रहो, आगे पढ़ते रहो, चलते रहो, देखो आपको सफलता मिलती रहेगी।
तो स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है बॉडी पे आपके, और उसके साथ आजकल देखो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कोई हल तो नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको एक्चुअली पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों की समझने की ज़रूरत है। आप एज ए पेरेंट्स बच्चे को यदि भेजते हो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, तो उनको ये भरोसा दिलाओ कि कल के दिन तुमको पढ़ना है। सिर्फ मार्क्स बहुत बड़ा मायने नहीं रखता कि आप एक अच्छा इंसान बनना है। ऐसा नहीं कि हमको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, या डॉक्टर इंजीनियर या कोई IAS PCS बन गया तो ही पैसा कमाएगा। बिजनेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आजकल एजुकेशन में अलग अलग तरह की एजुकेशन है। आप किसी फील्ड में भी जाओगे तो आप बहुत कुछ कर, हम ठीक है हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हमको MBBS बनना था हम नहीं बन पाए, तो BMS बन के कुछ ऐसा नहीं हो कि हमारे पास नहीं है, या MBBS वाले के पास बहुत है, या जो MD कर लिया है तो उसके पास बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। आपको धैर्य रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और सतत प्रयास करते रहना है। आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हमारे कैमरा में भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं, नहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला काम तो यही करिए कि हमारा जो कर्म है, जो हमको कार्य दिया गया है, जिस लायक हम हैं, हर आदमी हर काम नहीं करता है। हम आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम इंटरव्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कैमरामैन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम जो बने हैं ना, उस काम में दिल से जान से लगे, हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। सर एक मिथ है कि जो हार्ट अटैक है वो सिर्फ ओल्ड एज का आता है। हमने आज तक सुना है कि कभी कभी बच्चों को भी आ जाता है। बिल्कुल गलत सुना है आपने। ओल्ड एज में तो वो नेचुरल है। जब हार्ट अटैक आएगा, आदमी मरेगा, उसका एक रीज़न हो जाता है। जब हमको ओल्ड एज हो गया, हमने अपनी लाइफ जी ली, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट हमारा समस्या तो अब है कि जो बच्चों को हो रहा है, यंग एज में हो रहा है, उसके लिए यही है कि आप अपने आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। एक्चुअली स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हमारे घर, हमारा माहौल इस तरह का बना के रखिए कि चाहे बच्चे हों या बड़े भी हों, तो उनको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस से अवॉइड करिए, जो है उसमें खुश रहिए, जो आप कर सकते हैं उसके लिए पूरी प्रयत्न लगाइए, और इंतज़ार करिए, आपको मिलना ही मिलना है। आप कोशिश करोगे और नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके सर, जब हम आपका पॉडकास्ट लेने आए, हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया था, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बताए। उन्होंने बोला कि आजकल ना हर एक से अलग अलग क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप जब पॉडकास्ट लेंगे ना तो वो आपसे पूछें, ठीक है। सो पहला एक क्वेश्चन था कि अगर अभी के टाइम पे अगर किसी को ग्लो अपने स्किन में लाना है, किसी को फेस अच्छा रखना है अपना, तो क्या घर पे रख सकता है वो? बिल्कुल रख सकता है। हमने कहा ना कि सबसे बड़ा चीज़ होता है आहार और ब्रह्मचर्य। यदि आप आहार अच्छा लेते हो, स्किन वाइट ब्लैक इससे मतलब नहीं रहता है। आपके फेस पे ग्लो तब आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपका आहार अच्छा है, आपकी नींद अच्छी है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो आप जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही ग्लो करने लगोगे। उसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाने में फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। आप फ्रूट और वेजिटेबल्स की वजह से ही इतने ग्लो करने लगोगे, बाकी कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो वीकनेस रहती है बॉडी में, आप कितना भी खा लो बट आपके बॉडी में ना लगे। नहीं, आप खा क्या रहे हो डिपेंड इस पर करता है। आप यदि खाने के लिए मुझे 3 टाइम, जितने भी चाहे ऋषि महर्षि मुनि हो, वो एक टाइम खाते हैं, 3 टाइम नहीं खाते, और आपसे ज़्यादा फिट और ग्लो करते हैं। राइट। आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पता करिए, एक टाइम खाते हैं, उठ के खाते हैं, और दिन भर दौड़ते हैं, फिर भी फिट है, और इस एज में फिट है। उसका रीज़न है, आप ज़्यादा खाओगे तो आप फिट होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गलत। आप खा क्या रहे हो डिपेंड उस पर करता है। आप यदि आहार अच्छा लेते हो और एक टाइम भी लेते हो, तो आप पूरे फिट और एनर्जेटिक रहोगे पूरे दिन भर। मैंने बोला ना कि आप फास्ट फूड खाओ, उल्टा सीधा खाते हो। आजकल बहुत तरह के खाना हो गया, बड़ा पाव, भजिया, समोसा, ये सब कोई खाना नहीं है। एक्चुअली ये तो अखाद्य है, खाद्य है ही नहीं, खा ही नहीं सकते, फिर भी हम वो खाते हैं। फिर हम ये कहें कि हम फिट नहीं रहते हैं, तो गलत है। सर आपने आहार की बात की है, क्या आप बता सकते हैं आप सुबह से रात तक मतलब क्या आपका आहार रहता है स्टार्टिंग में? मेरे आहार में आप यदि पूछते हो तो सुबह, हाँ, सुबह जो हमारा आहार रहता है, अधिकांश हम चाहे चना हो या मूंग हो, वो रात को भिगाया हुआ रहता है। सुबह उसको बॉईल करके भी हम खाते हैं, नमक छिड़क करके, या कच्चा खाते हैं। उसके साथ फ्रूट जूस यदि बन सकता है तो हम ले लेते हैं, फ्रूट जूस और वो, ये सुबह का नाश्ता हो गया।
आधा कदा कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आजकल आप टेस्ट के लिए खाते हो तो खा लेते हो, नो डाउट, वो कभी काल के लिए। दोपहर को चावल, दाल, रोटी और हरी सब्जी, अधिकांश रूटीन में ऐसा रहता है। हरी सब्जी होना ज़रूरी है, सलाद होना ज़रूरी है। एक्चुअली आप सलाद और हरी सब्जी ज़्यादा खा लो और रोटी एक आध भी खा लिए तो बहुत होता है। उसके साथ दाल प्रोटीन होता है, तो जो कोई भी दाल वाला हो, चाहे वो चना हो, मटर हो, अरहर हो, दाल ज़रूर खाइए क्योंकि उससे प्रोटीन मिलने वाला है। आप यदि दूध या दही का सेवन करते हैं तो ज़रूर लीजिए। शाम को जितना लाइट खा सकते हैं उतना लाइट लीजिए। शाम को अधिकांश में या तो सूप टाइप या दाल टाइप या फ्रूट्स लेकर के सो जाता हूँ। ये हमारे पूरा दिन था। पूरा दिन का टाइम। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 6:30 को मैं उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस में रात को 11:30 तक मेरी ओपीडी रहती है, तो सोते सोते मुझे करीब 12:31 तक पहुँच जाता है। तो यदि हमारे ऑपरेटिव केस नहीं है मॉर्निंग में तो 6:30 को उठता हूँ। 6:30 को उठ करके वॉक के लिए जाता हूँ। वॉक से आने के बाद 7:30 तक फिर फ्रेश वगैरह होता हूँ, नाश्ता करता हूँ और क्लिनिक में 9 बजे आ जाता हूँ। ओके सर, आपको ये कितना फील्ड हो गया, ये डॉक्टर में कितना साल का फील्ड हो गया? मेरी करीब 30 ईयर्स हो गए। ओके, इतने साल में आपने जो डॉक्टर से सीखा है, जितना भी इस फील्ड में सीखा है, आप बता सकते हैं किसी कुछ वर्ड्स में या कुछ लाइन्स में? जो हमने सीखा है, पहले तो सबसे पहले आपका व्यवहार, आप अच्छे से सबसे व्यवहार करिए, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। ये प्रोफेशन ऐसा है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, हर आदमी आपको रिस्पेक्ट करता है। इतना रिस्पेक्ट करता है कभी कभी कि हमको खुद को शर्म आने लगती है। कोई बुजुर्ग आ करके कि डॉक्टर साहब, पहले एंट्री मारते ही नमस्ते करता है डॉक्टर को, कोई भी आता है तो विश करता है। तो एक बुजुर्ग भी आता है तो थोड़ा सा कोई पैर को हाथ लगाने की कोशिश करता है। जी, मैंने हम नहीं लगाने देते हैं, मैं उल्टा उनका पैर छूता हूँ क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं। हम कोई ऐसे बहुत बड़े ये चीज़ नहीं है कि हम मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं, वो ट्रीट होते हैं, ठीक होते हैं, तो हम कोई महान व्यक्ति हो गए, ऐसा नहीं है। तो हम छोटे में यही कहेंगे कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप बड़ी ईमानदारी, लोगों को प्यार करते हुए और धैर्य रखते हुए यदि आप लगातार कोशिश करेंगे तो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है सर, अभी ना लास्ट में सुसाइड्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट ही उसके बारे में। जो स्टूडेंट्स इस फेज में हैं कि उन्हें अब सुसाइड करना है या फिर उनकी एक मेंटालिटी हो गई है, उन्हें अब कोई भी समझाए ना, उन्हें लगता है कि लाइफ अब नहीं बची, उन्हें कुछ केटीज हुआ या कुछ भी, कोई भी XYZ रीज़न हुआ। देखिए, पास फेल मार्क्स ये कोई माने नहीं रखता है। आपको एडमिशन मिल जाता है, आप आगे निकल जाते हो तो आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। हम 2nd क्लास के स्टूडेंट रहे, BMS किए, ठीक है, MD कर लिए, प्रैक्टिस करने लगे। आज प्रैक्टिस करके हमारे साथ जो टॉप कर गया, इसका मतलब वो हमसे बहुत आगे निकल गया या हमसे आगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमसे बहुत पीछे है। तो आप जब पढ़ते रहते हो तो आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारे मार्क्स कम आ गए, आज हम पास नहीं हुए, हमको तो लगता है कि हमारे दोनों PG के में दोनों बार में KT लगा है, तो KT लग गया तो इसका मतलब हम अब कुछ कर नहीं सकते, या हमको बहुत बड़ी, या हम मुंबई आ गए और लोगों ने कहा कि तुम मुंबई जा रहे हो, बहुत पढ़ लोगे, बहुत बड़े बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम जाएंगे, पढ़ेंगे, आज नहीं होगा तो कल हो जाएंगे। आप धैर्य रखिए और पढ़ाई करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए, जिस लायक बन सकते हैं वो बनिए, जो बन जाते हैं उसमें आगे करने की कोशिश करिए। आप दूसरे से अपने आप को कभी कंपेयर मत करिएगा। एक आदमी दूसरे के आदमी जैसा बराबर हो ही नहीं सकता। हर आदमी अलग काम के लिए बना है, अलग काम करेगा। चाहे आप कभी धर्मशास्त्र उठा के देख लिए, हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिला है। भगवान राम को मिल रहा था राजगद्दी, वन मिल गया, तो इसका मतलब उनको सुसाइड कर लेना चाहिए था, नहीं करना। क्यों करना है? आ करके फिर से बने ना, राजा बने ना। और उसके बाद वो भगवान राम से पुरुषोत्तम राम हो गए। जी। हाँ, राम से पुरुषोत्तम राम हो गए। तो पुरुषोत्तम बनना है तो आपको त्याग तो करनी पड़ेगी। उसके लिए हम सुसाइड कर लें, ये गलत है। आप सुसाइड बिल्कुल मत करिए। और सबसे बड़ी बात है, धैर्य रखिए। आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देर हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ये तो आपके मन में जिस दिन आ जाए ना, बच्चे हम कहेंगे, बच्चों के मन में जिस दिन आ जाए ना, उनके सबसे अच्छे दोस्त उनके माँ बाप हैं। सबसे पहले आपके मन में इस तरह की भावना जो आती है, उस भावना को तुरंत व्यक्त करिए, अपने घर वालों को व्यक्त करिए, उसका हल निकल जाएगा। आप उसको अपने मन में रखेंगे, आप किसी से नहीं बताएंगे, आप अपनी तकलीफ को नहीं बांट करके आप अपनी तकलीफ को बढ़ाते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ये दिक्कत है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, तो माँ बाप को बताएंगे तो नाराज़ होंगे, ये एकदम भ्रम है। सबसे बात है कि माँ बाप तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुमको अच्छा बनाना चाहते हैं। यदि वो आप प्रेशर देते हैं तो इसलिए नहीं देते हैं कि तुम आत्महत्या कर लो, प्रेशर इसलिए देते हैं कि तुम कुछ अच्छा कर जाओ। ठीक है, तुमसे नहीं हो पाती है, तुम्हारी एक सिचुएशन पॉइंट है, वहाँ तक के बाद तुमसे नहीं बन पाता है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो अच्छी तरह इस बात को समझेंगे और उसका अल्टरनेटिव क्या है वो आपको बताएंगे। जी सर, यही था हमारा पॉडकास्ट और आपसे बहुत अच्छा लगा बात करने का। थैंक यू। और करते रहिए आप जो